अवध की आन बान और शान बेगम हजरत महल महान क्रांतिकारिणी, रणनीतिकार और कुशल प्रशासिका थीं। हजरत महल में अनेक गुण विद्यमान थे। एक ऐसी लड़की जो कभी नर्तकी हुआ करती थी, अपने गुणों की वजह से महारानी बन जाती है। बेगम हजरत महल के बचपन का नाम मोहम्मदी खातून था। इनके गरीब माता पिता ने इन्हें बेच दिया था। जब ये नर्तकी बनी तो इनका नाम परी शाही पड़ गया। बाद में लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह ने इनसे शादी कर ली। इस प्रकार ये बेगम हजरत महल बन गईं। आइए सुनते हैं मीरा जैन की लिखी कहानी बेगम हजरत महल। जिन्होंने महलों से बाहर कदम भी नहीं रखा था तथा जिनका पति सदा विलासिता की गोद में सोया रहता था, उनका नाम बेगम हजरत महल था। वे लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह की बीवी थीं। बेगम हजरत महल एक वीर हृदया स्त्री थीं। वे महलों में रहती थीं। उनका जीवन दास दासियों के बीच व्यतीत होता था, पर जब समय आया तो वे बाहर निकलने से नहीं झिझकी। उन्होंने बाहर निकलकर हाथों में तलवार ग्रहण की और घोड़े तथा हाथी पर सवार होकर अंग्रेजों के साथ युद्ध भी किया। हिंदी के एक कवि ने भी बेगम हजरत महल की वीरता पर मुग्ध होकर लिखा है, गोरा रंग बदन कोमल था, देशभक्ति की वह प्रतिमा थी, साहसमयी वीर हृदया थी, स्वतंत्रता की वह गरिमा थी, वाणी थी रसमयी मनोहर, किंतु युद्ध में गर्जन करती, दीन जनों के दलितों के दुख स्नेहमयी माँ सम थी हरती। बेगम हजरत महल के पति वाजिद अली शाह एक विलासी नवाब थे। पहले वे मुगल बादशाह के अधीन थे, पर जब मुगलों का शासन कमजोर हुआ तो उन्होंने इसका लाभ उठाया, अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। लखनऊ उनकी राजधानी थी। वाजिद अली शाह सदा नाच रंग में डूबे रहते थे। वे अपने मंत्रियों से 2-2, 3-3 सप्ताह के पश्चात मिलते थे, और वह भी बस थोड़ी सी देर के लिए। नहीं तो उनके दिन और रात का अधिकांश समय नाचने और गाने वालों के साथ बीतता था। वे ताश, शतरंज और गंजीफा भी खेलते थे। इसके खिलाड़ी उन्हें हमेशा घेरे रहते थे। राज्य में कहाँ पर क्या हो रहा है, इस बात का उन्हें बिल्कुल पता नहीं था। उन दिनों ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड डलहौजी था। वह बड़ा ही क्रूर और निर्मम अंग्रेज था। एक एक करके सभी देशी रियासतों पर अपना अधिकार स्थापित करता चला जा रहा था। सभी राजाओं को अपना गुलाम बनाता जा रहा था। अवध की नवाबी पर भी उसकी दृष्टि गई। उसने नवाब वाजिद अली शाह को निकम्मा करार देकर गिरफ्तार कर लिया और कलकत्ता ले जाकर नजरबंद कर दिया। डलहौजी ने वाजिद अली शाह के 11 वर्षीय पुत्र को गद्दी पर बिठाया, पर वह तो एक नादान बालक था। अंग्रेज उसे गद्दी पर बिठाकर अवध की नवाबी को हड़प कर जाना चाहते थे। उन्हें पता नहीं था कि वाजिद अली शाह की बीवी बेगम हजरत महल बारूद के समान है। उनके रहते हुए उनकी चाल सरलता से सफल न हो सकेगी। बेगम हजरत महल अंग्रेजों की चाल को समझ गईं। उन्होंने आगे बढ़कर अपने बेटे की ओर से लखनऊ के शासन की बागडोर अपने हाथों में ली। वह स्वयं राजकाज देखने लगी। डलहौजी ने विरोध किया, पर हजरत महल ने उसके विरोध की कोई परवाह नहीं की। 1857 के दिन थे जब सारे भारत में स्वतंत्रता की आग जल रही थी। सभी बड़े बड़े नगरों और गांवों में मुक्ति आंदोलन के सैनिक एकत्र थे और अंग्रेजों को हानि पहुंचाने में संलग्न थे। लखनऊ और उसके बाहर भी स्वतंत्रता सेनानी चारों ओर फैले हुए थे। उन्होंने हजरत महल को अपने नेता पद पर प्रतिष्ठित किया। हजरत महल ने उसे अस्वीकार नहीं किया, क्योंकि अंग्रेजों ने उनके पति को नजरबंद करके उनके साथ जो अत्याचार किया था, उसे वह कैसे भूल सकती थीं। बेगम हजरत महल ने मुक्ति संग्राम के सेनानियों के लिए अपना खजाना खोल दिया। उन्होंने धन और जन से क्रांतिकारियों की बड़ी सहायता की। केवल धन और जन से ही नहीं, वे स्वयं भी रण के मैदान में क्रांतिकारियों के साथ उपस्थित हुईं और मिलकर अंग्रेजों से युद्ध किया। मौलवी अहमद शाह ने बड़ी अनन्यता के साथ बेगम का साथ दिया। अहमद शाह एक मौलवी थे जो पहले फैजाबाद में रहते थे, फिर लखनऊ जाकर रहने लगे थे। वे बड़े शूरवीर और अनुभवी थे। 1857 के युद्ध में अवध के क्षेत्र में उन्होंने जो शौर्य दिखाया था, वह उन्हीं के योग्य था। मौलवी अहमद शाह और बेगम हजरत महल ने लखनऊ में अंग्रेजों का रहना मुश्किल कर दिया। उधर कानपुर में नाना साहब अंग्रेजों के लिए काल बने हुए थे। कानपुर और लखनऊ दोनों स्थानों से अंग्रेज भागने लगे। यदि समय पर अंग्रेजों को नई सहायता न मिलती तो इसमें संदेह नहीं कि कानपुर और अवध के क्षेत्र में अंग्रेजों का सफाया हो जाता और फिर सारे भारत में सफाया होने में देर नहीं लगती। नई सहायता के आ जाने के कारण अंग्रेजों के पैर फिर से जम गए। अंग्रेज फौज ने क्रांतिकारियों का डटकर मुकाबला किया।
परिणाम यह हुआ कि मुक्ति सेना का मोर्चा टूट गया। लखनऊ और कानपुर में भी अंग्रेजों ने मुक्ति सेना को दबा दिया। मुक्ति सेना के सैनिक तितर बितर हो गए। कई महीने बीत गए पर सेना में सक्रियता नहीं उत्पन्न हुई। उधर अंग्रेज अपना पंजा सुदृढ़ करते जा रहे थे। हजरत महल ने क्रांतिकारी सेना की एक सभा बुलाई। उन्होंने उस सभा में भाषण करते हुए कहा, साफ साफ जवाब दो, तुम लोग अंग्रेजों से लड़ना चाहते हो या नहीं? यदि तुम लोग नहीं लड़ोगे तो मैं अकेली लड़ूंगी। मैं गोलों और गोलियों पर सो जाऊंगी, लेकिन लखनऊ अंग्रेजों को नहीं दूंगी, कदापि नहीं दूंगी। बेगम के इस ओजस्वी भाषण का क्रांतिकारियों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उन्होंने युद्ध करने के अपने संकल्प को पुनः दोहराया। बेगम ने फिर से सेना संगठित की। फलतः मुक्ति सेना और अंग्रेजी फौज में घमासान युद्ध हुआ। उस युद्ध में बेगम ने स्वयं हाथी पर सवार होकर सेना का संचालन किया था, पर दुर्भाग्य विजय श्री अंग्रेजों के ही हाथ लगी। अंग्रेजों ने लखनऊ पर अधिकार कर लिया। इन्हीं दिनों एक विश्वासघाती ने मौलवी अहमद शाह का सिर काटकर अंग्रेजों के पास भेज दिया। हजरत महल अब अकेली रह गईं। उनके लिए अब यही रास्ता बच गया था कि वे लखनऊ छोड़ दें। उनके हितैषियों ने भी उन्हें यही सलाह दी कि आप लखनऊ छोड़ दीजिए। उधर कानपुर और इलाहाबाद का भी मोर्चा टूट चुका था। मेरठ और दिल्ली में भी अंग्रेजी फौज ने क्रांतिकारियों को दबा दिया था। अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया था। डर हुआ कि कहीं अंग्रेज हजरत महल को भी बंदी न बना लें, अतः उन्होंने अपने बेटे के साथ लखनऊ छोड़ दिया। उन्होंने नेपाल जाने का प्रयत्न किया। पहले तो नेपाल के राणा जंग बहादुर ने बेगम को नेपाल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी, पर बाद में फिर वे मान गए। बेगम काठमांडू में जाकर रहने लगी। वे काठमांडू में कितने दिनों तक रहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता, पर यह सच है कि काठमांडू में ही उनकी सांसें टूट गईं। जब भी 1857 की स्वतंत्रता के युद्ध की चर्चा की जाएगी, बेगम हजरत महल के नाम का उल्लेख बड़े आदर के साथ किया जाएगा। उनकी देशभक्ति, शौर्य और वीरता ने इतिहास के पृष्ठों में उन्हें अमर बना दिया है। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इन कहानियों को आप सभी तक पहुंचाने के लिए हम अथक परिश्रम कर रहे हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर करना न भूलें। नवीनतम कहानियों के लिए घंटी के बटन को दबाएं तथा कमेंट अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव है या फिर कोई विशेष कहानी आप सुनना चाहते हैं तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिखें।